आज हमारी मरहम के प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो शेयर करने का मकसद है कि आपको इनफर्टिलिटी के केसेस जो यूरोलॉजी हमारी जो स्पेशलिटी है ना गुर्दे और मसाने की सर्जरी से रिलेटेड है, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो इसका स्पेशलिटी का एक पार्ट है जिसको कहते हैं मेल इनफर्टिलिटी, मर्दाना बांझपन के जो पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर हमने क्या क्या वजूहत होती हैं और उसके अंदर क्या क्या बेसिक टेस्ट ज़रूरी होते हैं। वैसे तो पेशेंट टू पेशेंट चीज़ें वेरी करती हैं, लेकिन थोड़ी सी नो हाउ होनी ज़रूरी है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स वीडियो बना के शेयर करते रहते हैं ताकि पेशेंट्स को भी आगाही हो और अपने इलाज के बारे में पता हो कि क्या होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अथर महमूद है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ, लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेल इनफर्टिलिटी के अंदर हम मर्दाना बांझपन के पेशेंट देखते हैं। यूजुअली मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट अगर बांझपन को देखा जाए जनरली तो 30 to 40% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर मर्दाना इश्यूज़ होते हैं 30%, और इसी तरह 20 to 30% ऐसे होते हैं जिसमें फ़ीमेल्स इशू होते हैं, यानी कि फ़ीमेल वजूहत होती हैं मर्दाना इसकी जनरल बांझपन की। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें अंदर कंबाइंड इनफर्टिलिटी होती है जिसके अंदर मर्दाना और जनाना दोनों फैक्टर्स होते हैं। तो आज की वीडियो का ये सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसकी वजूहत क्या हैं। पेशेंट हमारे पास यूजुअली रिपोर्ट लेके आते हैं कि जी हमें गायनेकोलॉजिस्ट ने भेजा है, अपनी रिपोर्ट जाके डॉक्टर गुर्दे और मसाने के डॉक्टर को चेक करवाएं। तो वो यूजुअली सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट होती है। सीमन एनालिसिस एक बेसिक टेस्ट है जो कि बताता है कि स्पर्म की मिकदार कितनी है, उसके अंदर ताकत कितनी है, उसके अंदर हरकत कितनी है और उसके अंदर कितनी टेंडेंसी है कि प्रेगनेंसी अचीव हो जाएगी और मिनिमम WHO क्राइटेरिया के मुताबिक है। वो फिर पैरामीटर्स हैं जो मिनिमम जो 20 मिलियन काउंट होना चाहिए, फिर उसकी हरकत इतनी होनी चाहिए, इतने परसेंटेज नॉर्मल होने चाहिए वो सर। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, ये इसमें तस्वीर के ज़रिए एक्सप्लेन करूँगा को जो ये है मेल जेनिटेलिया की तस्वीर, मेल ऑर्गन्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं फर्टिलिटी के हिसाब से। ये नीचे जो दिया हुआ है ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर से एक नाली निकल रही है जिसको कहते हैं वॉस। ये वॉस जाके खुलती है पेशाब की नाली में और आगे जाके पेशाब की नाली और उसके अंदर जो डिस्चार्ज होता है सीमन और जो जाके पेशाब की नाली के ज़रिए बाहर खारिज होता है। तो वजूहत या तो यहाँ पे भी हो सकती हैं टेस्टिस के लेवल पे कि स्पर्म बन ही नहीं रहे। दूसरी वजूहत हो जाती हैं कि इस रास्ते के अंदर कोई ब्लॉकेज आ गई है, यानी उसमें पीछे स्पर्म बन रहे होते हैं लेकिन आगे रास्ते में ब्लॉकेज होती है। और इस तरह करके फिर वजूहत हो सकती हैं कि जिसके अंदर ब्लॉकेज भी नहीं है और वैसे ही स्पर्म बन ही नहीं रहे। तो इसको कहते हैं डिफरेंस, यानी कि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट आए सबसे पहले नंबर पे हमें ये जज करना ज़रूरी है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है। एजोस्पर्मिया कहते हैं जीरो स्पर्म कि ऑब्स्ट्रक्टिव एलिमेंट है कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एलिमेंट है। तो ये जानने के लिए हम उसका फर्दर फिर टेस्ट करवाते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन, पहले तो हम जज करते हैं उसको पैरामीटर्स के ज़रिए, जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट है उसमें जज करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके कुछ FSH लेवल हार्मोन के टेस्ट हैं वो करवाते हैं। और जो पॉइंट है जिस पे हम डिस्कस करते हैं कि जिसके अंदर ये मर्दाना बांझपन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है कि नहीं, उसमें से ये टेस्टिस जो है ना इसके अंदर से डिटेक्ट करते हैं कि सीमन जो स्पर्म प्रोडक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। उसमें एक सुई डाल के ऑपरेशन थिएटर में बुला के पेशेंट को टाइम देते हैं कि हमने ये चेक करना है प्रोसीजर जिसको कहा जाता है टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसको TZ भी कहा जाता है, फिर ओपन टेस्टिकुलर बायोप्सी भी कहा जाता है। मुख्तलिफ तरीके हैं और मुख्तलिफ नाम हैं और मुख्तलिफ इंडिकेशंस हैं। एम यही होता है कि टेस्टिस के अंदर से हम जज करें निकाल के कि स्पर्म बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो वो एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो कि ऑपरेशन थिएटर में होता है। बेहतर तो ये होता है कि ये प्रोसीजर ऐसी जगह पे कराना चाहिए जहाँ पे हमारे पास इनफर्टिलिटी लैब्स की सहूलत मौजूद है, ताकि उसी टाइम हम चेक कर सकें माइक्रोस्कोप के अंदर कि स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है और या हो ही नहीं रही। यूजुअली हमारे जो पब्लिक सेक्टर्स में तो इनफर्टिलिटी लैब्स नहीं हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के हॉस्पिटल हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में काम कर रहे होते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में कुछ लैब्स हैं जो कि अवेलेबल हैं जहाँ पे इनफर्टिलिटी सेंटर ही वो इनफर्टिलिटी के नाम से हैं। तो जो ये है कि इसका तरीकाकार ये होता है कि पेशेंट को टाइम दिया जाता है ऑपरेशन का, और ये सुन करके भी हो सकता है और पूरा बेहोश करके भी हो सकता है। इसमें नीडल डाल के इस टेस्टिस के एरिया के अंदर से यहाँ से 2-3 जगह से नीडल डाल के चेक किया जाता है। उसी टाइम वो माइक्रोस्कोप के ऊपर चेक किया जाता है, चेक के स्पर्म हैं। अगर तो स्पर्म यहाँ पे रिट्रीव हो गए हैं और उसकी क्वालिटी ठीक है तो इसको लेवल कर दिया जाता है कि ये पेशेंट है ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का, जिसके अंदर रुकावट है। वो फिर रुकावट यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, और आगे पेशाब की नाली के अंदर भी हो सकती है, इवन जिसको प्रोस्टेटिक यूट्रिकल सिस्ट वगैरह कहा जाता है, या कोई इसके अंदर कोई। तो वो रुकावट दूर कर दी जाए तो स्पर्म प्रोडक्शन नॉर्मल रास्ते से बहाल हो जाती है और कंसेप्शन जो प्रेगनेंसी अचीव करने की सलाहियत नॉर्मल तरीके से हो सकती है, उसके अंदर कोई
इनफर्टिलिटी प्रोसीजर्स की, कोई टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब। मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। और जो अगर यहाँ पे हमने नीडल डाली है, स्पर्म निकालने की कोशिश की है, स्पर्म निकला ही नहीं है, वो एक बार प्रोसीजर कर लिया है, फिर पेशेंट हमारे पास आता है जी 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, हमारे स्पर्म रिट्रीव ही नहीं हो रहे, FSH लेवल भी ज़्यादा है। उसके अंदर कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं कुछ अरसे के लिए, 2-3 महीने के लिए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को ख़त्म करती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ हैं। फिर हार्मोनल दवाइयाँ भी हैं, उसमें देखा जाता है FSH स्टिमुलेशन करके देखा जाता है कि नॉर्मल स्पर्म अचीव होते हैं। 3 महीने से सीमेन एनालिसिस का टेस्ट भी करवाया जाता है। अगर डिस्पाइट ऑफ एवरी एफर्ट कि ये अचीव ना हो सकें, तो फिर अगर स्पर्म बिल्कुल ही नहीं आ रहे, तो फिर तो वो बहुत उसकी जो टेस्टिस साइज़ भी छोटा है, तो उसमें नाउमीदी वाली सूरत हाल होती है। उसके अंदर एक लेटेस्ट एक प्रोसीजर है जिसको माइक्रो टीजी कहा जाता है। वो आजकल थोड़ा सा पॉपुलर हो रहा है, पहले उसमें भी नाउमीदी का इज़हार किया जाता था, वो महंगा प्रोसीजर है। उसके अंदर अगर एक भी स्पर्म टेस्टिस से नहीं आया, तो इसे थ्योरीज कहती हैं, लिटरेचर कहता है कि टेस्टिस के अंदर यूजुअली कोई ना कोई जगह ज़रूर ऐसी होती है जहाँ पे टेस्टिस की प्रोडक्शन हो रही होती है। तो उस एरिए से हम उस जो ओपन उसकी जो होता है माइक्रोटीजी कर रही है, टेस्टिस को खोला जाता है और उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए एक एक जगह से देखा जाता है कि कहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है। उस जगह पे स्पर्म की प्रोडक्शन अगर उसको मुख्तलिफ जगह से उसको लेबॉर्ट्री के अंदर पीसेस दिए जाते हैं, जो एरियाज़ आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं से वो माइक्रोटीजी में सक्सेस का रेट कोई पॉसिबिलिटी होती है कि 10 to 15%, यानी कि अगर बिल्कुल नाउमीदी वाली कैफियत है फिर भी 10 से 20% चांस होता है कि माइक्रोटीजी के ज़रिए हम स्पर्म रिट्रीव कर लें, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए तो एक ही स्पर्म चाहिए होता है। तो ये हम बेसिक प्रोसीजर हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं इस इनफर्टिलिटी की वीडियोस में, और ये इसकी तस्वीर के ज़रिए बेसिकली, वीडियोस तो नहीं कहेंगे, इसको तस्वीर के ज़रिए बेसिकली मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि इसके बारे में थोड़ी सी आगाही हो। मज़ीद अगर कोई मालूमात लेना चाहें तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझ तक रब्ता कर सकते हैं। सारे नंबर दिए हुए हैं और नीचे बताया भी गया है कि कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।